किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। जल्दी से आप लोग आ जाइए। Which of the following organization issues the rules of global trade? वर्ल्ड ट्रेड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन? बताइए। देखिए, आप लोग जितने भी देखते हैं सब लोग कमेंट करा करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो फिर मन नहीं करता। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा आप भी करिए। एक लाइक करने से या फिर कमेंट करने से क्या चला जाएगा आपका? आपको ये करना है, ठीक है? इससे आपकी ही प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्योंकि जितना कमेंट करेंगे उतना ही आपको प्रैक्टिस में आएगा। तो कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दिया करिए। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो है यहाँ पे ऑप्शन सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ट्रेड रिलेटेड, ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको देखती है, ठीक है, और उनके लिए रूल्स बनाती है जिससे कि किसी भी कंट्री का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, an individual demand curve slopes to the right because of the working of the law of diminishing marginal utility, substitution effect of decrease in price, income effect of fall in price या फिर all of the above? बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए और सब लोग करिए। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये राइट स्लोप की बात करा है, तो राइट स्लोप क्यों ये शो करता है? ये इसलिए बताता है कि देखिए, जो किसी प्रोडक्ट की जो भी यूटिलिटी है वो कंज्यूमर्स के लिए क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग में जाती है। क्यों? जैसे ही हम किसी प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं तो उसकी यूटिलिटी शुरू में हमारे लिए हाई होती है। फिर जैसे जैसे हम उसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं या फिर हम उसको हाफ कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती चली जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, if the price of goods increases then demand for complementary goods will decrease, demand for substitute goods will increase, demand for the goods will increase या फिर both B and C? जल्दी बताइए, आपके प्रीवियस पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन और 2 से 3 बार आया है। जल्दी जल्दी करिए आंसर। देखिए, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि है बोथ बी एंड सी। देखिए, जब भी किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो वहां पर जो उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है उसके डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग स्विच ओवर करना शुरू कर देते हैं। और जो भी वो प्रोडक्ट है जिसके प्राइस बढ़े हैं वो उनकी क्या होती है, डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर डिमांड फॉर द गुड्स विल डिक्रीज कर लीजिएगा, इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है? बढ़ेगी नहीं, घटती है, ठीक है? उसकी डिमांड तो घटना शुरू हो जाएगी ना। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी। कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कि टी और शुगर। अब देखिए, टी के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग शुगर भी खरीदना कम कर देंगे, क्योंकि जब टी नहीं है तो वो शुगर, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। फिर ऐसे ही कोई, जैसे कि बाइक एंड पेट्रोल। अब पेट्रोल के दाम बढ़े तो लोगों ने बाइक उस परचेस करना थोड़ा कम कर दिया। क्यों? क्योंकि जब पेट्रोल के ही दाम इतने बढ़ गए हैं तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, इनकी भी क्या हो जाती हैं, ये भी डिक्रीजिंग में होगी, जबकि इंक्रीज कहा है, इसलिए ऑप्शन गलत है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इवन आफ्टर incurring लॉस कंटिन्यूज प्रोडक्शन टिल प्राइस इक्वल टू एसी, प्राइस इक्वल टू एएफसी, प्राइस इक्वल टू एबीसी या फिर प्राइस इक्वल टू टीसी? बताइए। परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ रखा है, क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में? जल्दी बताइए। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म इनकर लॉस कंटिन्यूस प्रोडक्शन टिल, यानी कि एक कंपनी तब तक अपने प्रोडक्शन को करती है जब तक उसका प्राइस इक्वल टू टोटल कॉस्ट नहीं हो जाता, वो तब तक लॉस को बियर करेगी। जब तक उसकी जितनी भी कॉस्ट लग रही है उतना वो नहीं ले लेती, लेकिन कॉस्ट जा जाए और उसकी अर्निंग कम है तब वहां पर वो स्टॉप कर देगी। तो ये उसकी लास्ट स्टेज होती है, प्राइस इक्वल टू टीसी, तब तक वो अपना प्रोडक्शन जारी रखती है, फिर चाहे कितना भी लॉस हो रहा हो, ठीक है? नेक्स्ट है,
In pure monopoly, what is the relation between the price and the marginal revenue? Price is greater than the marginal revenue. Second option is price is less than the marginal revenue. And third is there is no relation. Fourth है they are equal. बताइए क्या होगा मोनोपोली में? देखिए इतने सारे लोग देख रहे हैं, लाइक भी कर दीजिए बीच बीच में और प्लीज शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये 1000 की सीरीज काफी लंबी चलेगी। डेली हम 25 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अगर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो फिर शायद मुझे बीच में ही खत्म करनी पड़े। मैं आगे फिर इतना कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, फिर मैं सिर्फ क्वेश्चंस की एक ही क्लास लिया करूंगी 6 बजे, क्योंकि दो दो क्लास लेना क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करना होता है, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, दे आर इक्वल। मोनोपोली में क्या होता है, यहाँ पर जो प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होते हैं, इक्वल में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अदर फर्म तो है नहीं मार्केट में। एक फर्म होती है और यहाँ पर बायर्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू का जो रिलेशन होता है इक्वल चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है which of the following is a characteristic of the pure monopoly? Low price elasticity of demand, low barriers of entry, close substitute product या फिर perfect information? बताइए क्या कैरेक्टरिस्टिक है प्योर मोनोपोली की? देखिए अभी मैंने आपको बताया था प्योर मोनोपोली में क्या होता है, एक सेलर होता है और मैनी बायर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होता है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, डिमांड जो होती है हमारी इलास्टिसिटी और प्राइस की वो क्या होती है, लो होती है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इज अदरवाइज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स या फिर नन ऑफ दिस? आंसर करिए। जल्दी बताइए। देखिए आंसर है ए। इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक कस्टमर जो होता है वो इस तरह से अपने रिसोर्सेज को एक्सपेंड करता है जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, यानी उसको जो प्रोडक्ट है उसकी से यूटिलिटी उसकी कितनी हो, मैक्सिमम हो, इसलिए वो इस अकॉर्डिंग वो अपनी लास्ट यूनिट जो होता है या लास्ट कंजम्पशन जो है वो इस तरह से करता है अपना। इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो सब्स्टिट्यूशन पे इस तरह से जाता है कि वहां पर उसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले, उस सब्स्टिट्यूट पर वो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द अल्फ्रेड मार्शल बुक, वेल्थ ऑफ नेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर आ गाइड टू नेशन? एग्जाम में बुक्स बहुत पूछी जाती हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने 2019, 2018 एंड 2020 इन 3 साल से लिए हैं, यानी कि तीनों साल ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक लिखी थी अल्फ्रेड मार्शल ने, और ये बुक जो है अगर हम बात करें तो पब्लिश हुई थी 1819 में। इस बुक के अंदर ये बताया गया था कि जो हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं, और इसमें जो प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है कॉस्ट और डिमांड साइमल्टेनियसली। कॉस्ट ऑफ डिमांड से हम प्राइस को देखते हैं कि कितनी कॉस्ट लग रही है और क्या डिमांड आ रही है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस उसको बढ़ेंगे, और अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो प्राइस उसके कम कर दिए जाएंगे। उसी तरह से अगर कॉस्ट ज्यादा लगी है प्रोडक्ट को बनाने में तो प्राइस भी ज्यादा होंगे, और अगर कॉस्ट कम लगी है प्रोडक्ट को बनाने में तो प्राइस भी कम होंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है जनरली डिमांड एंड इनकम रिलेटेड। अब डिमांड और इनकम में किस तरह का रिलेशन होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्वालिटेटिव या फिर अपोजिट? जल्दी जल्दी बताइए। राइट आंसर हो जाएगा देखिए बी, पॉजिटिव। क्योंकि देखिए अगर
इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की, और अगर इनकम घट रही है तो डिमांड प्रोडक्ट की कम हो जाएगी, क्योंकि हम अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंस करते हैं और डिमांड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। फिर क्या है, हम सिर्फ जरूरी प्रोडक्ट की ही डिमांड करेंगे। इसलिए इनकम और डिमांड में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट है, if the price elasticity of demand is zero, then demand line is parallel of y, parallel of x, falling from upper to lower या फिर rising from the bottom। बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा आएगा पढ़ाने में। और आप, एक तो लोग भी कम है, और चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग कम है, लेकिन फिर आप रेस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, सारे लोग मिलके कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। कमेंट तो करिए आप, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, फिर मैं उसी हिसाब से और क्वेश्चंस को डिस्कस करूं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं, थोड़ा हार्ड करिए। कुछ कहते हैं बहुत हार्ड है। तो जब मुझे पता नहीं चलेगा कि ऑडियंस किस तरह की है, तो मैं फिर उस हिसाब से क्वेश्चंस कैसे बता पाऊंगी आपको। और वैसे मेरा पैटर्न हमेशा वही रहा है कि एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं मैं वही डिस्कस कर रही हूँ। और एग्जाम में अगर इजी पूछे जाते हैं तो मुझे इजी डिस्कस करना पड़ेगा, और अगर टफ पूछे जाते हैं तो टफ डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि बहुत इजी है या बहुत टफ है। राइट आंसर है इसका ए। देखिए, यहाँ पर जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, तो पैरेलल में ही जाएगी डिमांड लाइन, क्योंकि डिमांड की साइड तो वहां पर उनको मूवमेंट होगा ही नहीं इसका, अ, हमारी जो स्लोप जाएगा उसका, इसलिए यहाँ पे ये पैरेलल ऑफ वाई रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर सॉल्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्ट परफेक्ट इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक। बताइए। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटी होती है डिमांड की, वो इनइलास्टिक होती है, क्योंकि सॉल्ट, इस पर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्राइस बढ़ेंगे तब भी सॉल्ट की डिमांड होगी, और प्राइस घटेंगे तब भी सॉल्ट की उतनी ही डिमांड होगी। सॉल्ट एक ऐसी चीज है, ना डिमांड ज्यादा की जा सकती है और ना डिमांड कम की जा सकती है, यानी जितनी जरूरत है उतनी डिमांड होगी, फिर चाहे डिमांड हमारी, प्राइस हमारे बढ़े या फिर घटे। ठीक है, नेक्स्ट है, which scholar gave the idea that the utility is measured? हिक्स, पैरेटो, एलन या फिर मार्शल? जल्दी बताइए। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, मार्शल। और ये इन्होंने बताया कि था कि इसको हम किस में मेजर करते हैं, यूटिल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ रेंट थ्योरी? रिकार्डो, एडम स्मिथ, मार्शल या फिर माल्थस? बताइए। देखिए, रेंट थ्योरी दी थी रिकार्डो ने। इन्होंने कहा था कि जब भी हम किसी लैंड को यूज करते हैं तो उसके ओनर को रेंट देना होता है। ठीक है, या फिर जब हम कैपिटल यूज करते हैं तो वहां भी हमें रेंट देना होता है। तो इन्होंने बेसिकली कैपिटल और लैंड की बात की है इस थ्योरी में, और ये थ्योरी दी थी रिकार्डो ने। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following factors does not affect work efficiency in any country? labor union, tradition, एजुकेशन या फिर स्नोफॉल इन अदर कंट्रीज? कौन से फैक्टर है जो वर्क एफिशिएंसी को अफेक्ट नहीं करेंगे? जल्दी बताइए। देखिए, यहाँ पर ट्रेड, जो लेबर यूनियन है वो अफेक्ट कर सकती है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वर्क नहीं करेगी। ट्रेडिशन भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि हर कोई अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही कंफर्टेबल होगा काम करने में। और एजुकेशन भी इफेक्ट करेगी, वो उसी हिसाब से मशीन्स को ऑपरेट कर पाएगा, अगर वो उसी जो उसका काम है उसके अकॉर्डिंग वो एजुकेटेड है। ठीक है, और स्नोफॉल की बात करें तो ये नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए, लेकिन स्नोफॉल का उसके वर्क एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, फीचर्स ऑफ कैपिटल इज एक्टिव सोर्स, ह्यूमन सोर्स, कंपलसरी सोर्स या फिर नॉन एक्टिव सोर्स? एक कैपिटल की क्या विशेषता है, कैपिटल कैसे आती है?
राइट आंसर हो जाएगा देखिए बी ह्यूमन सोर्स, क्योंकि कैपिटल जो होती है वो मैन मेड होती है, हम क्रिएट करते हैं, उसका क्रिएशन होता है कैपिटल का, एक गॉड गिफ्टेड नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी ह्यूमन सोर्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है which of the following is considered as public capital? Swing machine of housewife, car of businessman, नेशनल हाईवे या फिर ट्रैक्टर ऑफ फार्मर। पब्लिक कैपिटल की तरह हम यूज करेंगे किसको? ये हमारा शायद 2018 या 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ऑप्शन सी होगा नेशनल हाईवे, ठीक है, सिंपल था इसका आंसर। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट इन टोटल यूटिलिटी आफ्टर कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी या फिर नन ऑफ दिस, बताइए। टोटल यूटिलिटी में अगर इंक्रीमेंट होता है आफ्टर कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा यूनिट इज ऑफ गुड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? बहुत ही सिंपल है, अगेन ये भी 2018 का क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following curve is not U shape? एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व या फिर एवरेज चेंजेबल कॉस्ट कर्व, बताइए। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर यू शेप कर्व? नहीं होगा, ये नहीं पूछा है यहाँ पर, तो आपने ये ग्राफ बनाए होंगे उसके बेसिस पर आपको पता होगा। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो होता है यू शेप नहीं होता है, जबकि एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, हम इस तरह से बनाते हैं, यू शेप होता है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी इस तरह से बनता है और एवरेज चेंजेबल कॉस्ट भी इसी तरह से बनेगा उसका स्लोप, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज द राइटर ऑफ एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन? मार्शल, एली, माल्थस या फिर एडम स्मिथ, किसने ये लिखा था एक ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन? जल्दी बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी माल्थस, माल्थस ने ये लिखा था, बहुत ही पॉपुलर है ये और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय मैनेजर, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट या फिर साइंटिफिक ऑडिट, ऑडिट या ऑडिटर, बताइए। इंटरनल ऑडिटर के बारे में बहुत पूछा जाता है कि अपॉइंट कौन करता है, रिमूव कौन करता है, दोनों के आंसर बताइए। देखिए अपॉइंट की बात करें तो मैनेजर्स होते हैं और रिमूव की बात करें तो ये जनरल मीटिंग में सबकी सहमति से किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोजिंग एंट्री शुड बी एनालाइज्ड ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑन मार्केट प्राइस, ऑन कॉस्ट एंड मार्केट विच इज लेस या फिर नन ऑफ दीज, बताइए। क्लोजिंग जो होती हैं एंट्रीज वो किस कैसे एनालाइज की जाती हैं? देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, ये हम जो भी हमारे कॉस्ट होती है या जो मार्केट में प्राइस चल रहा है दोनों को एनालाइज करते हैं और जो भी लेस होती है उस पर दिखाई जाती हैं क्लोजिंग एंट्रीज। जैसे कि आपने हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग एंट्रीज हैं तो ये किस पर दिखाते हैं, मार्केट प्राइस और उसका कॉस्ट प्राइस विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, वो विच एवर इज लेस ऐसे करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है which of the following is called posting? Finding remaining of accounts, comparison of both sides of account, preparing balance sheet from remaining of accounts या फिर recording transactions in accounting book, ये जिसको लेजर भी बोलते हैं, फ्रॉम जर्नल, बताइए। बहुत सिंपल है ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स में। राइट आंसर हो जाएगा देखिए डी, जब भी हम जर्नल से लेजर में एंट्रीज करते हैं तो उसको बोला जाता है पोस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज फॉर्म्ड टू मैच कैश बुक एंड पासबुक? बैलेंस शीट, बैंक सोल्यूशन स्टेटमेंट लेटर, बिल्स रिसीवेबल या फिर बिल्स पेएबल?
देखिए इसका भी सिंपल आंसर है, बी होगा। बैंक सोल्यूशन स्टेटमेंट ये कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है उसकी विश पर कि वो कब इसको प्रिपेयर करेगा। वो ये देखता है कि कैश बुक और पासबुक में बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए वो इस पिक को प्रिपेयर करता है। इसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडियल ऑफ फाइलिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन कैपिटल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या फिर नेचर ऑफ बिजनेस। यानी कि एक कंपनी में किस तरह का फाइलिंग सिस्टम होना चाहिए, ये किस पर डिपेंड करेगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ये डिपेंड करेगा उस कंपनी के नेचर पे। अगर कंपनी में कुछ ऐसा काम होता है जहाँ पे मशीन का काम है या फिर हाईटेक काम है, तो वहां पर हमें फाइलिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट वहां पे एंट्रीज कर देंगे कंप्यूटर में, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे पेपर का वर्क ज्यादा होता है तो हमें फाइलिंग सिस्टम रखना पड़ेगा। फिर ट्रांजेक्शन्स बहुत होते हैं, वो भी ओल्ड सिस्टम के बेसिस पर, तब भी फाइलिंग सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन न्यू सिस्टम के बेसिस पर वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी कि सारे पेपर वर्क ऑनलाइन होते हैं, तो यहाँ पर हमें फाइलिंग सिस्टम उस हिसाब से रखना पड़ेगा, छोटा या फिर रखना ही नहीं पड़ेगा। वैसे तो ये डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर किस तरह से है, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा कि हम फाइलिंग सिस्टम कौन सा अडॉप्ट करें, क्योंकि फाइलिंग सिस्टम भी बहुत सारे होते हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु कैन कैंसिल द चेक, ड्रॉअर, होल्डर, बैंकर या फिर ऑल ऑफ दीज। एक चेक को कौन कर सकता है ड्रॉ, कैंसिल। देखिए एक चेक को सिर्फ कैंसिल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ड्रॉअर के पास होता है, जिसने उसको लिखा है, ठीक है। वो उसको कैंसिल कर सकता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज सेलेक्टेड बाय एम्प्लॉयज, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट या फिर शेयर होल्डर्स। बताइए एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कैसे सेलेक्ट किया जाता है या किसके द्वारा, बताइए। देखिए इसका जो यहाँ पे आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है शेयर होल्डर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चले कि जो भी कार्य कंपनी के अंदर किया जा रहा है काम, वो उसमें ट्रांसपेरेंसी है। क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपॉइंट करेंगे अगर वो कंपनी के ही कमेटी के लोग करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, उनको ये लगा रहेगा शेयर होल्डर्स को कि वो उनके ही बायस होकर काम करेंगे, इसलिए वो शेयर होल्डर्स इनको अपॉइंट करते हैं, जिससे कि वो ट्रांसपेरेंसी रखे काम में और किसी से भी बायस ना हो, ठीक है। सेकंड है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, अनलिमिटेड, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर किस तरह की होनी चाहिए। जल्दी से करिए आंसर। देखिए अगर हम एक पार्टनर की लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर किसी भी तरह की यहाँ पर जो भी अमाउंट है कम पड़ रहा है, फॉर्म से पूरा नहीं हो पा रहा है, जो भी लायबिलिटी है पूरी नहीं हो पा रही है पे, तो फिर वहां पर उनकी जो पर्सनल असेट्स है उनको भी यूज किया जा सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। बताइए इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन आपके। देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें फंक्शंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं और उस बेसिस पे काम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है SDRS यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है, एक लायबिलिटी है, पेपर गोल्ड है, असेट है या फिर इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करेंसी है। बताइए।
क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये एक पेपर गोल्ड है, ठीक है। इसको रखा जाता है एज अ डिपॉजिट। जब भी हम बात करते हैं जो हमारी जो करेंसी छपती है, तो वहां पर ये एसडीआर रखा जाता है, ठीक है। यानी कि जहाँ हमारी करेंसी बनाई जाती है, तब वहां पर इसको एज अ रिजर्व रखा जाता है। नेक्स्ट है, जर्नल इज अ मेमोरेंडम बुक, सेकेंडरी बुक, प्राइमरी बुक या फिर नन ऑफ दी अबव। जर्नल कौन सा बुक कहलाती है? देखिए इसका राइट आंसर है सी, जर्नल जो होती है वो प्राइमरी बुक होती है, क्योंकि जब भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसी फॉर्म के अंदर, तो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी पोस्टिंग होती है लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस में, और फिर ट्रायल बैलेंस से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज। देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से क्वेश्चन बहुत आता है, और ये सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। एक है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पर ये है ऑप्शन में दे दिया, जैसे कि अ पार्ट ऑफ कैश बुक, अ पार्ट ऑफ पासबुक, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक या फिर स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। बताइए। अगर आपने 1000 सीरीज पूरी देख ली, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप इसमें से पूरे मार्क्स नहीं ला पाएंगे अपने कॉमर्स पेपर में, क्योंकि 1000 सीरीज में हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज सीरीज को जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा सारी सीरीज को, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करें तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये कस्टमर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है जब उसे लगता है कस्टमर की विश पे तैयार होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें कौन सा डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है? कैश बुक, लेजर, जर्नल या फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जल्दी से आंसर करिए इसका। देखिए डबल एंट्री की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, जबकि कैश बुक में डबल एंट्री की जाती है, लेजर में डबल एंट्री की जाती है, एंड जर्नल में की जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइए। देखिए करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जिनको हमें 1 साल यानी कि 12 मंथ्स के अंदर पे ऑफ करना होता है, ठीक है। तो देखिए बिल्स पेबल की ये भी लेस देन 1 ईयर होते हैं, क्रेडिटर्स वन लेस देन 1 ईयर, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A person who owes money to the firm is called debtors, creditors, suppliers या फिर none of these। बताइए। हु ओज द फर्म की बात की गई है, तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिटर, क्योंकि अब वो क्या है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी लाइबिलिटी है उसको पेमेंट करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कॉन्स्ट कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक्लूड कॉन्सेप्ट या फिर डुअल कॉन्सेप्ट। बताइए क्या होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। अकाउंटिंग जो की जाती है इक्वेशन, या ये बोल सकते हैं अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो किस बेसिस पर करते हैं, अकाउंटिंग हमारी किस पर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पर। अब तो मैंने बहुत आपको बहुत इजीली समझा दिया ये क्वेश्चन। क्या ये पूछना चाह रहे हैं?
देखिए डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो हमारी डुअल एस्पेक्ट पे होती है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट होगा दोनों का, जिसको हम डेबिट साइड और नेम साइड बोलते हैं, यानी कि जमा पक्ष और नाम पक्ष। ठीक है, तो दो साइड है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा डुअल एस्पेक्ट या डुअल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज वी कॉल टू पैरेलल लाइंस ड्रॉन ऑन द मेन पेज ऑफ चेक, यानी कि जब हमारा जो चेक होता है उसके हम पैरेलल दो लाइन खींच देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिसऑनर ऑफ चेक, इंडोर्समेंट ऑफ चेक, क्रॉस चेक या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए क्या कहा जाता है उसे? देखिए इसको कहा जाता है सी, क्रॉस चेक। मेन इसका पर्पस होता है क्रॉस चेक का, जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उनको रोकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेड? डेटर, विड्रॉल, क्रेडिटर या फिर रिसिप्ट बिल? व्यापार की जिम्मेदारी इसमें से कौन होता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी करिए। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि है क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर क्यों है? देखिए जब भी ट्रेड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये ट्रेड की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको रिसीप्ट दें। ठीक है, और या फिर हम उसको जो भी हमारे बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसकी हम एक कॉपी उसको प्रोवाइड करें, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेड की, इसलिए ऑप्शन डी सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, या उसको क्रेडिट में प्रोवाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज डैश टू डिफाइन ड्यू डेट, मिड डेट, प्रोडक्ट, इंटरेस्ट रेट या फिर बेस रेट? बताइए। जब भी हम ड्यू डेट फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले कौन सी डेट हम लेते हैं इसको निकालने के लिए? देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, बेस रेट, क्योंकि बेस रेट के बेसिस पर ही हम ड्यू डेट अपनी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमें अपना पॉपुलेशन चेक करनी होती, तो पॉपुलेशन के लिए जो हमने डेट बेस ईयर माना है वो कौन सा माना है? 1971 को बेस ईयर माना है। उसी के बेसिस पर हर 10 साल बाद हम करते हैं अपनी जनगणना। तो हर चीज की एक बेस रेट होती है जिसके बेसिस पर हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स के अंदर, तो वहां भी आप एक बेस रेट लेके चलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेक इज। अब चेक क्या है? बिजनेस रिपोर्ट है, बैंकिंग रिपोर्ट है, इंडोर्समेंट रिपोर्ट है या फिर नन ऑफ दीज? क्या है हमारा चेक? राइट आंसर है सी, इंडोर्समेंट रिपोर्ट। क्योंकि चेक क्या होता है, एक बैंक को लिखा जाता है कि वो इतना अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर डेट को पेमेंट कर दे एक पर्टिकुलर पर्सन को। तो ये क्या है, इंडोर्स का काम कर रही है, इसलिए हम चेक को इंडोर्समेंट रिपोर्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ डिवेंचर डज नॉट है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी पीरियड, वोटिंग राइट या फिर प्राइट इन लिक्विडेशन? बताइए डिवेंचर के पास कौन सा राइट नहीं होता है? फिक्स्ड रेट तो होती है, क्योंकि डिवेंचर के आगे ही लिखा होता है 8% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, इट मीन्स 8 और 9% कैश की इंटरेस्ट है। तो बताइए क्या होगा? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, वोटिंग राइट्स। एक डिवेंचर को वोटिंग राइट नहीं होता है। वोटिंग राइट किसको होता है? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्राइट इन लिक्विडेशन किसको होता है? ये होता है हमारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और डिवेंचर को भी होता है, क्योंकि वहां पे फिक्स है उसकी इंटरेस्ट रेट, इसलिए प्रायोरिटी उसे भी मिलती है। नेक्स्ट है डिवेंचर्स आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट, कमोडिटी एक्सचेंज या फिर ऑल ऑफ दीज? डिवेंचर हमारे कहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं?
यानी कि डिवेंचर का ट्रांजेक्शन, या हमें सेल करना हो अपने डिवेंचर्स या फिर उनको परचेस करना हो, ये ट्रांजेक्शन्स कहाँ किए जाएंगे? जल्दी जल्दी आंसर करिए। राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है स्टॉक एक्सचेंज। ए डिवेंचर ट्रेड किया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में डिवेंचर इक्विटी का ही हम शेयर वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उनको सेल और परचेस करेंगे वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इश्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। अब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? लाइक करिए जल्दी से क्लास को, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो, और फिर इसका आंसर करिए जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 मंथ्स, क्योंकि ये लेस देन 1 ईयर के होते हैं, इसलिए इनका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 12 मंथ्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इश्यूड फॉर अ मिनिमम पीरियड। अभी हमने मैक्सिमम पीरियड बात करी थी, अब मिनिमम पीरियड 6 है, 7 है, 8 है या फिर 15 है, कौन सा है? देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा 7। मिनिमम डेज 7 है और मैक्सिमम है 12 मंथ्स। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म फंड्स आर डेल्ट इन, यानी कि जहां पर उनकी डीलिंग की जाती है, कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट, कमोडिटी मार्केट या फिर नन ऑफ दिस। कहाँ पर शॉर्ट टर्म फंड्स की डीलिंग होती है? देखिए राइट आंसर है यहाँ पे बी, जो कि है मनी मार्केट। और लॉन्ग टर्म अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो कैपिटल मार्केट कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एरर्स इन पर्सनल एंड रियल अकाउंट अफेक्ट। अब जो पर्सनल और रियल अकाउंट में कोई भी एरर होगा तो किसको अफेक्ट करेगा? ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर बैलेंस शीट? जल्दी से बताइए। आप ये आंसर इसलिए भी ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सनल और रियल अकाउंट कौन कौन से होते हैं और वो कहाँ कहाँ शो किए जाते हैं, और वो जहाँ जहाँ शो किए जाएंगे वहीं उनका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, देखिए पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है हमारा? कैपिटल हो गया। रियल अकाउंट कौन सा होता है हमारा? जल्दी बताइए। ये दोनों कहाँ शो किए जाते हैं? जी, ये हमारे बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे बैलेंस शीट पर असर पड़ेगा अगर यहाँ पर इनको सही तरह से कैलकुलेट नहीं किया जाएगा तो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस? डेप्रिशिएशन, वेजेस एंड सैलरी, रेंट ऑफ द प्रीमिसेस या फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस? बताइए, नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन सा है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, क्योंकि देखिए वेजो और सैलरी देंगे, कैश का यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, रेंट देंगे, कैश का काम हो रहा है, टेलीफोन एक्सपेंस करेंगे, कैश का काम हो रहा है। लेकिन डेप्रिशिएशन में क्या है, सिर्फ हमें क्या है प्रोविजन बनाना होता है और उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है, या फिर उसमें से बस माइनस या लेस करना होता है, हमारा कुछ भी यहाँ पर कैश यूज नहीं हुआ। इसलिए ऑप्शन ए क्या है हमारा, डेप्रिशिएशन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें डेप्रिशिएशन के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है, हमें कोई भी अमाउंट यहाँ पे खर्च नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विद, यानी कि जो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो इन्वेंट्री का किससे रिलेशन दिखाते हैं? एवरेज सेल से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, टोटल परचेस या फिर टोटल एसेट से? जल्दी से आंसर करिए। राइट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, इनका रिलेशन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ दिखाया जाता है, जिससे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपना निकाल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन बी फॉर्म्ड even with one person, with not less than two person, with a minimum of
7% या फिर विद अ मिनिमम ऑफ 50%? बताइए। क्या लगता है आपको? देखिए 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ था कंपनीज एक्ट का, उसमें ये बताया गया था कि एक कंपनी जो है, पहले क्या था कि 7% होना चाहिए, लेकिन अब ये कहा गया है कि एक कंपनी 1% के साथ भी फॉर्म की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन, तब क्या कंडीशन होगी? ओनली पार्टनरशिप डिसॉल्व्ड, partnership agreement is dissolved, the insolvent partners are automatically thrown out from the business, या फिर partnership firm is dissolved। क्या होगा? यानी कि सब पार्टनर को छोड़कर सिर्फ एक इंसॉल्वेंट है, ये सॉरी सॉल्वेंट है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए एक को छोड़कर, तो क्या कंडीशन होगी? देखिए, अगर कभी भी किसी भी फर्म के अंदर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं लेकिन एक सिर्फ एक पार्टनर सॉल्वेंट बचता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म बचती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अब उन्होंने उनको जो रिमेनिंग पार्टनर जो है या एक पार्टनर जो है उसको किसी और को लाना पड़ेगा और फिर उसको दोबारा से फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, फिक्स्ड डिपॉजिट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट या फिर करंट डिपॉजिट? जल्दी करिए आंसर इसका। देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हो रही है, और टर्म का मतलब क्या होता है, टाइम। तो यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट इज ऑल्सो रेफर टू एज टर्म डिपॉजिट, इसलिए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा करेक्ट है। तो हो व्हाट इज द मेथड यूज टू डिटरमाइन वेज डिफरेंशियल? अब इसमें से हम कौन सा मेथड वेज डिफरेंशियल में यूज करेंगे? मेरिट रेटिंग, जॉब डिजाइन, जॉब इवेल्यूशन या फिर जॉब एनालिसिस? जल्दी से आंसर करिए। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि हमारा मेरिट रेटिंग। जॉब डिजाइन, जॉब इवेल्यूशन एंड जॉब एनालिसिस ये कोई हमारा वेज डिफरेंशियल के मेथड नहीं है, ठीक है। वेज डिफरेंशियल जो हम चेक करते हैं वो है हमारा मेरिट रेटिंग से। हमारे जो वैसे डिफरेंट हमारे पास मेथड हैं जिससे हम अपने वेज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसको कितना वेज देना है, जैसे कि मिनिमम वेज रेट हो गया, एवरेज वेज रेट हो गया, मैक्सिमम वेज रेट हो गया, यानी कि हमें उन्हें किस हिसाब से वेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरिट रेटिंग हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? यानी कि इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड है, डेप्रिसिएशन अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। थर्ड है हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम फॉर बिजनेस। एंड फोर्थ है हमारा, नेट प्रॉफिट इज अ लायबिलिटी ऑफ टू द कंसर्न। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा फॉल्स है? देखिए, फॉल्स की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो हम उसको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर नहीं दिखाते हैं। हम इस क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाएंगे? ये हम दिखाएंगे डायरेक्ट बैलेंस शीट में। अगर हाँ ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होता तब हम इसको दोनों जगह दिखाते, एक हम दिखाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा दिखाते हम बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में ये पहले से ही इंक्लूड है, इसलिए हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, डायरेक्ट बैलेंस शीट में इसको शो कर देंगे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, छोटी सी इक्वेशन है यहाँ पर आपको करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो आप हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिए। 2020 का जो पेपर था ये 2020 का क्वेश्चन है।
इसमें थोड़े क्वेश्चंस हाई लेवल के कर दिए थे। अगर हम 2018, 17 या 19 की बात करें तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा टफ था, थोड़ा सा। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चंस डिस्कस कराती हैं, तो आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%, नेट प्रॉफिट रेशियो इज 12% एंड सेल्स इज ₹21,600, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको बताना है, बताइए। सॉल्व करिए, फिर मैं करती हूँ सॉल्व। आंसर निकल कर आया किसी का? देखिए मैं करूं सॉल्व। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें कितना दे रखा है, 25%, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा यहाँ पर निकालना है। तो यानी कि अगर हम ये सोच के चलें कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट उसमें 25% है, तो ये इसमें माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचा, 75%। यानी कि 75% क्या है, हमारी सेल है। अ, अब 25% सेल है, तो इसका आप निकाल लीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको कितना नहीं दे रखा है, यहाँ पर सेल्स दे रखी है। तो सेल है आपकी 21,600, आप इसमें 75% निकालिए इसका। अब 75 को 216 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 16,200। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कितनी आ गई, 16,200, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट एनालिसिस रिलेट्स टू। अब ये ड्यू पॉइंट एनालिसिस जो है वो किससे रिलेटेड है, एनालिसिस ऑफ कैपिटल असेट्स, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल बजटिंग है, यानी कि या फिर फिक्स्ड असेट्स, किसकी एनालिसिस से रिलेटेड है। आंसर करिए जल्दी। देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए डू पॉइंट कंपनी एक ये यूएसए की कंपनी है, और ये चेक करती हैं या ये पता लगाती हैं कि जो हमारा जो नेट प्रॉफिट है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। और ये किस तरह से पता लगाएंगी, तो ये चार्ट प्रिपेयर करती हैं जिसके थ्रू ये पता लगाती हैं कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो किससे अफेक्ट हो रहा है। तो ये जो चार्ट है उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट चार्ट। इसीलिए यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की एनालिसिस की जाती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। Financial statements are important source of information to shareholders and stakeholders. Return to equity and earning per share are one and the same thing. In calculating asset test ratio, inventory is not included in current assets. या फिर फोर्थ है हमारा डेट इक्विटी रेशियो इज अ मेजर ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको इसमें से ट्रू लगता है। आंसर करिए जल्दी।
देखिए एक मिनट, यहाँ जो ऑप्शन 1, देखिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि आंसर ऐसे नहीं आ पाएगा। इज नॉट ट्रू कर लीजिएगा। कैसा इज नॉट ट्रू, यानी कि कौन सा इसमें ट्रू नहीं है वो बताना है। सॉरी, अभी मैंने ऑप्शंस पढ़े तब मुझे दिखाई दिया ये इस तरह का नहीं होगा। अब बताइए, आपको इसमें से बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारा ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है रिटर्न टू इक्विटी एंड अर्निंग पर शेयर वन एंड द सेम थिंग। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इक्विटी का रिटर्न और अर्निंग पर शेयर सेम थिंग नहीं हो सकती। रिटर्न टू इक्विटी का ये बताता है कि इक्विटी पर कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी एक शेयर होल्डर फंड जो होता है वो हम ये यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के थ्रू। तो और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर ये यूज किया जाता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स पे कितनी पर शेयर की अर्निंग हो रही है हमारी। तो दोनों यहाँ पर अलग चीज है, यहाँ पर वो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है और यहाँ पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है कि अर्निंग पर शेयर कितना निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अलग चीज है। ऑप्शन ए हमारा ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारे शेयर होल्डर्स को हेल्प मिलती है, तभी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ये जज करते हैं कि हाँ अब हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। सेम उसी तरह से स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है कंपनी में। अब देखिए स्टेक होल्डर्स कस्टमर हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स कंपनी हो सकती है अदर कंपनी, या फिर स्टेक जो इन्वेस्ट कर रही हैं, एंड स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट भी हो सकती है। अब एंड थर्ड भी हमारा सही है, क्योंकि एसेट टर्न रेशियो इन्वेंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट असेट्स। ये भी सही है कि इन्वेंट्री को हम करंट असेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं एसेट टेस्ट रेशियो की बात करें, क्योंकि वहां पर क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब हम करंट एसेट टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो करंट असेट्स जो होती है उसमें से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो स्टॉक जो है वो हमारा इन्वेंट्री ही है। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा डेट इक्विटी रेशियो इज मेजर ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म। यस, ये बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे नॉट ट्रू है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजरी बिल पीरियड इज जर्नली। अब जो ट्रेजरी बिल होता है उसका पीरियड जर्नली कितना होता है, 91, 182, 364 या फिर ऑल ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करिए, ये तो बहुत सिंपल है। देखिए ट्रेजरी बिल जो होता है वो लेस देन किसका होता है, लेस देन 1 ईयर, और इसमें लेस देन 1 ईयर ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीरियड जर्नली इसका कैसा होता है, जल्दी से आंसर करिए। अब तो मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जर्नली पीरियड पूछा है तो हम पीरियड इसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये सब तो इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, तो जर्नली जो है 364 है, ये इसकी कम की डेट है, यानी कि एक तरह से आपको मैक्सिमम बताना है, इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्शियल पेपर या फिर बॉन्ड। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मनी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, उससे भी आप ये आंसर कर सकते हैं। दोनों के आंसर सेम ही है, बस घुमा के थोड़ा क्वेश्चन कर दिया है। देखिए यहाँ पे नोट पूछा है, तो ट्रेजरी बिल लेस देन 1 ईयर है और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म होता है, तो ये तो कट गया। बिल ऑफ एक्सचेंज भी शॉर्ट टर्म है, लेस देन 1 ईयर, तो ये भी कट गया। कॉमर्शियल पेपर अगेन लेस देन 1 ईयर है, तो ये भी कट गया, क्योंकि ये सब शॉर्ट टर्म वाले हैं और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म जाता है और इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी बॉन्ड, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो मोर देन 1 ईयर है और इसका जो ट्रेड किया जाता है वो किस में किया जाता है, कैपिटल मार्केट में। ठीक है,
किसमें? कैपिटल मार्केट में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन अ राइट टू परचेज सिक्योरिटीज इज गिवन इट इज नोन एज, यानी कि जब एक राइट दे दिया जाता है सिक्योरिटीज को परचेज करने का मार्केट में तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल एंड पुट ऑप्शन या फिर ऑल ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करिए, बहुत सिंपल है ये, मैं आपको बहुत बार ये चीजें समझा चुकी हूँ, प्लीज अब इस तरह की गलतियां मत करिए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए। परचेस के लिए अगर राइट मिलता है तो उसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन, और अगर सेल के लिए राइट मिलता है तो वो उसे बोलते हैं पुट ऑप्शन। यानी कि अगर किसी को राइट मिल जाता है कि अपनी सिक्योरिटी सेल कर सकता है तो उसे बोलते हैं पुट ऑप्शन, और जिसमें सेल और परचेस दोनों का उनको राइट मिल जाता है तो उसे बोलते हैं कॉल एंड पुट ऑप्शन। लेकिन हमें यहाँ पर परचेस पूछा गया है इसलिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Net new issue market deals with new securities, new issue market deals with existing securities, new issue market deals with listed securities या फिर new issue market deals with only debt securities। बताइए। न्यू इश्यू मार्केट का मतलब यहाँ पर ये है प्राइमरी मार्केट जिसमें फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को लिस्ट किया जाता है या फिर ट्रेड किया जाता है। ठीक है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही लगता है। अभी तो मैंने आपको एक क्लू भी दे दिया, उससे भी आप समझ सकते हैं इसका आंसर। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था न्यू इश्यू मार्केट में जो न्यू सिक्योरिटीज होती हैं उनको डील किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। एग्जिस्टिंग नहीं होता और ना ही लिस्टेड और ना ही ओनली डेट सिक्योरिटीज। ठीक है, ये सिर्फ न्यू के बेसिस पे काम करता है, जो सिक्योरिटीज न्यू है उनकी ट्रेडिंग होगी वहां पर। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू income received minus income payment on investment, the balance of unilateral transfer, merchandise export plus service export, merchandise export minus merchandise imports। बताइए। मर्चेंडाइज एक तरह से आप यहाँ पर व्यापार ले सकते हैं। ठीक है, अब आंसर करिए क्या होगा। क्या लगता है इसको, इसका आंसर आपको? सिंपल है, आप बहुत बार कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। जब हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इनकी यहाँ पे रिलेशनशिप देखी जाती है, यानी कि एक्सपोर्ट में से माइनस किया जाता है इंपोर्ट को, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और हमारे इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा रहता है, इंपोर्ट कम रहता है। ठीक है, सॉरी इंपोर्ट ज्यादा रहता है और एक्सपोर्ट कम रहता है, जबकि होना क्या चाहिए? एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए जिससे कि फॉरेन करेंसी हमारे पास आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। ये अलग इशू है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों क्या क्या रीजन है इसके। लेकिन यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट माइनस करते हैं जब मर्चेंडाइज इंपोर्ट से, तो वहां पर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल कर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट जीडीपी इज करेक्ट। अब जीडीपी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है? जल्दी से बताइए। देखिए एक्स का मतलब यहाँ पे गुड से है, एम का मतलब सर्विस से है।
देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी। जब जीएनपी में से हम गुड्स एंड सर्विस, जो भी हमारी जो फाइनल गुड्स है और सर्विस है, वो जो उसका जो पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन निकल कर आता है, यानी कि जीएनपी में से जितने भी हमने गुड्स यहाँ पर गुड्स की डीलिंग की है और जितनी भी सर्विस है उसको यहाँ पे प्रोड्यूस किया या उसकी डीलिंग की है एक अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग ईयर में, वो हम दोनों यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो फाइनल हमारा आउटपुट निकल कर आता है वो हमारा जीडीपी बताया जाता है। तो यहाँ पर इक्वेशन ए भी सही है। और सेकंड इक्वेशन देखें तो नॉर्मल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस, ये इक्वेशन भी हमारा सही है, क्योंकि नॉर्मल जीडीपी क्या होती है, वो हमारी बताती है जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस पर, ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी करेक्ट है, इसलिए बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी के अकॉर्डिंग ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। अगर आपको जीडीपी से रिलेटेड जीडीपी आपको नहीं समझ में आ रही है, क्या किस तरह से डीलिंग होती है, किस तरह से कैलकुलेट की जाती है नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, तो प्लीज बता दीजिएगा, हम एक थ्योरी इसके ऊपर कर लेंगे जिससे कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू नेशनल इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम? ट्रांसफर पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉर्पोरेट टैक्सेस या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जल्दी करते हैं, आज 12 क्वेश्चन ही हुए हैं और टाइम हमारा काफी हो चुका है, ठीक है, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अपने आंसर्स की, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, जल्दी बताइए फिर मैं बताऊं आपको। ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स। अब ए क्यों है, देखिए जो इंडिविजुअल इनकम जो होती है उस और जो पर कैपिटा इनकम है, दोनों हमारी सेम है, और ये टोटल जो होता है ये वो हमारी इनकम बताता है जिसमें हमारा एक्चुअली एक इंडिविजुअल या डोमेस्टिक रीजन में किसी पर्सन ने रिसीव की है, यानी कि पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है उसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर डोनेशन, ये हम माइनस कर देंगे, और साथ में अगर इसमें हम ट्रांसफरेबल इनकम, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक लोन्स, इसको प्लस कर देंगे, तब हमारी पर कैपिटा इनकम निकल कर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पर कैपिटा इनकम वो इनकम होती है जिसमें एक पर्सन अपने सारे खर्चों को निकालने के बाद जो उसके पास बचता है, ठीक है, यानी एक इंडिविजुअल की क्या इनकम है वो। नेक्स्ट है, इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड, एन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल डिक्रीज टोटल यूटिलिटी, एन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल इंक्रीज टोटल यूटिलिटी, या फिर बोथ ए एंड बी, बताइए। बहुत सिंपल है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आंसर ए होगा। देखिए जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज पहुंच जाती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी वहां जीरो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ओलिगोपॉली? इसमें से कौन सा ओलिगोपॉली का फीचर नहीं है? आंसर करिए जल्दी। Small number of sellers, absence of mutual dependence of firm, possibility of firm forming cartel, या फिर all of the above? देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पॉसिबिलिटी ऑफ फर्म फॉर्मिंग कार्टेल, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ फर्म फॉर्मिंग कार्टेल ये इसका फीचर नहीं है, जबकि स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स की बात करते हैं, यहाँ पर हम म्यूचुअल डिपेंडेंस की बात करते हैं कि उसका यहाँ पे एब्सेंस है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये ओलिगोपॉली का फीचर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इज एट इंक्रीजिंग is at a maximum with the first unit. Second है, increasing units of consumption increase the marginal utility. Third है, total utility will rise at a falling rate as more units are consumed.
एंड फोर्थ है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट्स विल फॉल एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। बताइए। देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होता है, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट related to perfect competition is not correct. First है the price elasticity of demand is infinity, AR is equal to MR, buyers have perfect knowledge of market, firms earn supernormal profit in long run। बताइए। देखिए, नॉट करेक्ट की बात पूछी है तो ये ऑप्शन फोर्थ देखिए, फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये इस तरह का मार्केट होता है जहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स क्या होते हैं, नहीं होते, यानी कि नो नंबर ऑफ सेलर्स। इसलिए क्या होती है, फर्म यहाँ पर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट, जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है वो रिसीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की हम बात नहीं करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स ही इतने नहीं है, तो फर्म प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती हैं लॉन्ग रन में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट। डोमेस्टिक लोन, डोमेस्टिक कैपिटल फाइनेंस, कॉर्पोरेट टर्म लोन्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ए, डोमेस्टिक लोन्स, क्योंकि रिटेल बैंकिंग को हम कंज्यूमर बैंकिंग भी बोलते हैं। ये एक मास मार्केटिंग का एक प्रोडक्ट है, मास मार्केट बैंकिंग का। इसके अंदर इंडिविजुअल कस्टमर अपने लोकल ब्रांचेस से लार्ज कमर्शियल बैंक्स जो होती हैं उनकी लोकल ब्रांचेस को यूज़ करते हैं, उनकी सर्विस और लेते हैं, जैसे कि चेकिंग अकाउंट्स, मॉर्गेज, पर्सनल लोन्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इस तरह की चीज़ें लेते हैं। इसलिए यहाँ पे डोमेस्टिक लोन्स आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग सेक्टर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस। बैंकिंग सेक्टर के फॉर्म में आपको बतानी है, बताइए। क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये रिजर्व बैंक प्रोवाइड करती है इस तरह की सर्विस को। फास्टर पेमेंट के रिगार्डिंग है, ये फास्टर पेमेंट की बात हो या कलेक्शन की बात हो, ईसीएस जो है वो पे, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, मतलब पेमेंट करने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए, डिविडेंड्स के लिए, इस तरह के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन क्रिमिनल्स यूज इनोसेंट पर्सन्स डिटेल्स टू ओपन और यूज एन अकाउंट टू कैरी आउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, इट इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखिए, इसको बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग के अंदर आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। जब भी आप किसी की भी साइट से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वहाँ पर आप अपना इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे डालते हैं, जैसे कि एटीएम की सारी वहाँ पे पूछा जाता है आपसे, आपके कार्ड के नंबर, आपका नाम। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, थर्ड पार्टी या फिर जो हैकर्स होते हैं वो वहाँ पर आपको क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशंस। फिर आपको कॉल करके या फिर किसी भी तरह से वो आपके अकाउंट जो होता है उसको वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये हमारी फिशिंग कहलाती है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है वो कब स्टेब्लिश किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ए, 1944। इसका देखिए मेन ऑब्जेक्टिव भी आप याद कर लीजिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी आप याद कर लीजिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी इसकी
कंट्रीज हैं, जो भी कंट्रीज हैं यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराना और उनको रिस्टैब्लिश करना अगर किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके डेवलपमेंट में। और इसका जो हेडक्वार्टर भी बहुत पूछा जाता है के एग्जाम में, तो वो भी नोट कर लीजिए, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। जल्दी बताइए, बहुत सिंपल है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी किसका फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक करती है ये काम, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नरसिंघम कमिटी वाज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स, टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स या फिर मेडिकल फैसिलिटी रिफॉर्म्स। आज हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ज्यादा डिस्कशन ले लिया, इसलिए टाइम बहुत ज्यादा हो गया। प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए आपको पसंद आ रही है तो, और अपने ग्रुप्स में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। जल्दी से आंसर करिए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा सी, बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स से रिलेटेड है ये। इंडियन गवर्नमेंट ने डिफरेंट कमीशंस इसके लिए यहाँ पर फॉर्म किए थे, बैंकिंग सिचुएशन की एनालिसिस करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें सबसे ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट है एम नरसिंघम कमीशन या फिर कमिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/5, 1/3 and 7/15 respectively. Z retires and his share was taken up by X and Y in the ratio of 3:2. What will be the new ratio? मैं इस क्वेश्चन को आपको पहले करा चुकी हूँ। जल्दी से बताइए। मैं ये आपको एक होमवर्क दूं क्वेश्चन? देखते हैं आपको पहली वाली क्लास का समझ में आया या नहीं, बताइए। एक होमवर्क लीजिए, एक क्वेश्चन होमवर्क करिए, ठीक है प्लीज। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, एक करिए, ठीक है। नहीं तो मैं इसी को आज जो हमारी इवनिंग क्लास होगी उसमें पक्का सॉल्व करा दूंगी, और आप इवनिंग क्लास से पहले तक जितना हो सकता है इसको सॉल्व करके या तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पर भेजिए प्लीज। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग इतनी मेहनत करेंगे, तो प्लीज आपको ये करना है क्वेश्चन, एक होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इवनिंग की क्लास में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये वाला कर लेते हैं। ABR partners sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted with 1/3 share in the profit. What will be the new profit sharing ratio? बताइए। देखिए संग में करते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। माना उसका प्रॉफिट कितना है, टोटल 1। अब इसमें से 3 का सी कितना पार्ट लेगा, 1/3। एक में से तो बचा हमारे पास कितना, 2/3। अब 2/3 बचा है तो ए का शेयर कितना है, पहले 3:5, तो ये ए का शेयर है 3:5। अब जो नया प्रॉफिट आएगा वो ये लोग कितना लेंगे, 2:3 में से, ठीक है। अब इसको आप क्या करिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, ठीक है। अब बी का शेयर देखिए, बी का कितना है 2:5, और ये 2:3 में से भी लेगा, तो ये कितना हो गया, 2 4, 5 का 3 से मल्टीप्लाई किया 15, तो ये कितना बचा 6 और 4, तो यानी इनका न्यू रेशियो क्या हो गया 6:4। ये इसका हो गया 6/15, इसका हो गया 4/15, और इसका हो गया 1/15 कर लीजिए या 3 कर लीजिए, ठीक है। तो ये टोटल रेशियो कितना निकल कर आया, तो देखिए यहाँ पर 1/3 यानी कि 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको करिए 5 5 3 जा और ये 3 5 का इससे करेंगे, 3 का इससे, तो 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 4 and 3, ठीक है। सॉरी
सॉरी 5 होगा, क्योंकि ये 5 3 जा हमने कराया, ये भी 5 3 जा कराया, और ये यहाँ पर 5 से इसको काटेंगे तो ये 5 1 जा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 6 4 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज्ड असेट्स worth rupees 28,80,000. The company paid the purchase consideration by issuing debentures of rupees 100 each at 4% discount. The number of debentures issued to vendor of assets is, कितना उसे परचेज कंसिडरेशन देना होगा वेंडर को, बताइए, यानी कितने रुपए के डिवेंचर उसको इश्यू करने होंगे। बहुत सिंपल है ये। देखिए पहले तो आप ये देखिए कि उसको टोटल कितना अमाउंट देना है। 28,80,000 देना है, और यहाँ पर क्या कहा है, 100 ईच है, 4% ऑलरेडी डिस्काउंट है, तो 100 में से 4% आप निकालेंगे, कितना बच्चा 96, यानी कि 96 रुपीज है। तो अब 96 को इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे, तो आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा 30,000। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। ठीक है, असेट्स डू नॉट इंक्लूड, अब जो टेंजिबल असेट्स है वो क्या इंक्लूड नहीं करती है इसमें, आपको ये बताना है। गुडविल, फर्नीचर, स्टॉक या फिर कैश, बताइए। देखिए टेंजिबल असेट्स क्या होती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। तो फर्नीचर, स्टॉक एंड कैश, इन सबको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन गुडविल को नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या ये हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज, अब क्रेडिट बैलेंस जो है पर्सनल अकाउंट का वो क्या है, कैश इन हैंड है, अमाउंट रिसीवेबल है, अमाउंट अर्न है, या फिर अमाउंट पेएबल है। जल्दी से आंसर करिए इसका। देखिए क्रेडिट बैलेंस पूछा है, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है आपको कोई अमाउंट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, अमाउंट पेएबल। और अगर डेबिट की बात करते हो तो डेबिट का मतलब होता है आपको कुछ रिसीव करना है, तो वो हो जाता है अमाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्रेडिट बैलेंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस इज, ट्रायल बैलेंस क्या है, an account, subsidiary book, a list of final account। जल्दी से आंसर करिए। देखिए ट्रायल बैलेंस जो होता है एक लिस्ट होती है जिसके अंदर हमारे डेबिट और क्रेडिट जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी यहाँ पर एक यहाँ पर हमें डिटेल दी होती है कि इस अकाउंट में हमने इतना एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, तो एक लिस्ट होती है, ये कोई अकाउंट नहीं होता, ना ही कोई ये हमें सब्सिडरी बुक से रिलेटेड होता है। ये बस हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पर हम अपने ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट और उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ड्यू डेट इज, अब एवरेज ड्यू डेट क्या होती है, मिडिल डेट ऑफ करंट अकाउंट, सर्टेन डेट डिटरमाइंड बाय क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, एवरेज डेट ऑफ पेमेंट, या फिर डेट ऑफ अकाउंट प्रिपेयरिंग। आंसर करिए जल्दी से। देखिए एवरेज डेट जो होती है वो हमारी एवरेज डेट ऑफ पेमेंट बताती है, यानी कि ऐसी डेट जिस पर हम पेमेंट करें तो किसी भी तरह से दोनों पार्टी में से किसी की कोई भी, अब इसमें दो पार्टी होती हैं, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है डेटर। तो किसी भी पार्टी की इंटरेस्ट का लॉस ना हो, क्योंकि अगर पहले पेमेंट कर देंगे तो किसका लॉस होगा,
डेटर का, और अगर पहले यहाँ पर क्रेडिटर का फायदा हो जाएगा, और अगर देर से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर डेटर का फायदा होगा लेकिन क्रेडिटर का लॉस हो जाएगा। इसलिए बीच की डेट निकाली जाती है जिसको बोलते हैं एवरेज डेट ऑफ पेमेंट, जिस पर ना डेटर को कोई प्रॉब्लम होगी ना ही क्रेडिटर को। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट डेट है क्वेश्चन है विच इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बतानी है। देखिए, ये आप सबको पता है, जब भी हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो एक साइड होती है हमारी कैपिटल और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी साइड में, और दूसरी साइड होती है हमारी असेट्स। तो अगर यहाँ पर हम ये वाला इक्वेशन करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, वो सॉरी सॉरी ये वाला इक्वेशन हमारा बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला इक्वेशन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि असेट्स और कैपिटल को प्लस करेंगे तो लाइबिलिटीज इक्वल नहीं होंगी, और ये कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस प्लस लाइबिलिटी, ये भी गलत इक्वेशन है। एंड ये भी इक्वेशन ये होती है, ये हमारी होती है लाइबिलिटी साइड, और इधर होती है हमारी असेट साइड जहाँ टोटल असेट्स होती हैं, और यहाँ पर हमारी कैपिटल होती है और साथ में लाइबिलिटीज होती हैं। तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर देखिए ये वाला फर्स्ट इक्वेशन हमारा बिल्कुल सही है, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग अ चेकर। अब जो टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग है वो कितनी तरह की होती है आपको ये बताना है। 2 है, 3 है, 4 है या 6 है, और अगर नाम भी पता हो कि ये टाइप है और ये इनके नाम है तो वो भी मेंशन कर दीजिए। देखिए, राइट आंसर है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ चेक की बात करें तो वो है दो तरह की चेकिंग होती क्रॉसिंग होती है हमारी। एक होती है, हम बात करें तो जनरल क्रॉसिंग, और एक होती है हमारी स्पेशल क्रॉसिंग। देखिए, जनरल क्रॉसिंग वो होती है जब अकाउंट के साइड में हम दो यहाँ पे लाइन करते हैं, ठीक है, 2 लाइन कर देंगे और फिर यहाँ पर बीच में क्या लिखेंगे, अकाउंट पे ओनली। तो ये तो हो गया हमारा जनरल क्रॉसिंग। और अगर हम बात करें स्पेशल क्रॉसिंग की, तो किसी भी चेक के साइड में जब हम 2 लाइन करते हैं और यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम भी लिखते हैं तो वो हमारा हो जाता है स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग में हैव बोथ डेटर एंड क्रेडिटर बैलेंस। ओनली कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ओनली कैश कॉलम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बोथ बैंक एंड कैश कॉलम, या फिर नाइदर बैंक नॉर कैश कॉलम। बताइए। आंसर करिए जल्दी। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर हम कैश कॉलम की बात करते हैं तो कैश कॉलम में सिर्फ उतना ही कैश होगा, मतलब जितना ही कैश होगा हम उतना ही तो यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा कैश तो यूज़ कर नहीं सकते। लेकिन बैंक कॉलम में क्या होता है, हम कई बार लोन भी ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास कैश ना होकर भी हम उसको उससे ज़्यादा एक्सपेंस कर देते हैं, अपने अकाउंट में ना होकर भी ज़्यादा उसको खर्च कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमें हो सकता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमने ले रखी हो, लोन फैसिलिटी हमने ले रखी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डेबिट साइड भी हो सकता है बैलेंस और क्रेडिट साइड भी हो सकता है बैलेंस। नेक्स्ट है द लोअरेस्ट एनक्लोजर ऑफ फाइलिंग इज द फाइल। बताइए, लोअरेस्ट एनक्लोजर कौन सा है फाइलिंग का, फाइल के अंदर, वायर फाइलिंग, हैंगिंग फाइलिंग, स्टैंडिंग फाइलिंग, या फिर बोथ बी एंड सी।
देखिए सबसे लोएस्ट की बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वायर फाइलिंग। वायर फाइलिंग क्या होता है, आप कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं और वहाँ पर आप सबसे कम जहाँ पर बहुत कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं पेपर पर, यानी कि पेपर का वहाँ पे एक्सचेंज बहुत कम होता है, तो वहाँ पर ये सिस्टम फॉलो किया जाता है क्योंकि कम पेपर होंगे, वो लोग कहीं एक वायर टंगा कर उस पर अपने सारे पेपर हैंग कर सकते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब आपके पास डॉक्यूमेंट कम है। डॉक्यूमेंट ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर आप एक वायर पे सारे डॉक्यूमेंट हैंग नहीं कर सकते, इसलिए लोएस्ट फॉर्म है यहाँ पर वायर फाइलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोल्डर फाइल, 1 2 3 एंड 4। बताइए कितनी तरह की फोल्डर फाइल होती हैं हमारी। देखिए फोल्डर फाइल की बात करें तो दो तरह की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द आइडियल ऑफ फाइलिंग डिपेंड्स ऑन। अब एक आइडियल फाइलिंग सिस्टम किस पर डिपेंड करता है, कैपिटल पर, प्रोडक्शन पर, कंस्ट्रक्शन या फिर फॉर्म ऑफ बिजनेस पर। अगेन वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन। 2019 का ओवरऑल पेपर देखें तो सिंपल आया था। देखिए डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, द फॉर्म ऑफ बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, जहाँ कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब कम ट्रांजेक्शन्स कहाँ होंगे, या तो कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी कि सारे वहाँ पे काम मशीन से होते हैं। ठीक है, पेपर वर्क भी मशीन के थ्रू होता है, या तो वो ऐसा फॉर्म हो बिजनेस का, तब वहाँ पर हम डिपेंड करेंगे। ठीक है, और कि कौन सा सिस्टम होना चाहिए, या फिर वहाँ पर सारा काम कैसा होता है, स्मॉल बिजनेस है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बिजनेस का टाइप क्या है। तो हम आइडियल सिस्टम कोई एक पर्टिकुलर लेकर नहीं चल सकते, आइडियल सिस्टम सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि फॉर्म कैसी है बिजनेस की। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ साइन कार्ड। अब साइन कार्ड जो होता है कहाँ यूज किया जाता है, कार्ड इंडेक्सिंग, वॉवल, लेटर बुक इंडेक्सिंग या फिर क्रॉस इंडेक्सिंग। देखिए साइन कार्ड की बात करें तो कार्ड इंडेक्सिंग में होता है। कार्ड इंडेक्सिंग में 4 मटेरियल की जरूरत होती है, और ये जो साइन कार्ड है कार्ड इंडेक्सिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है लेटर बुक इंडेक्स इज यूज्ड। अब लेटर बुक जो है वो किस में यूज की जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, लार्ज बिजनेस में, स्मॉल बिजनेस में या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। लेटर बुक की बात की जा रही है तो देखिए सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेटर बुक में आपके सारे डॉक्यूमेंट कैसे आएंगे, ए बी सी। और अगर ए से ही ये मान के चलिए आपके पास 1000 डॉक्यूमेंट है, तो पूरे जेड तक कितने सारे हो जाएंगे, तो उनको फाइंड आउट करना मुश्किल है, या 1000 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक स्मॉल बिजनेस में सही रहेगा, अगर 100 भी हैं तब भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्मॉल बिजनेस के लिए लेटर बॉक्स वाली इंडेक्सिंग बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है what is the main objective of commercial bank, provide services and profit, welfare of public pupil या फिर all of these। आंसर करिए, कॉमर्शियल बैंक का पूछा है यहाँ पर, कॉमर्शियल बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए कॉमर्शियल बैंक की बात की गई तो इसका मेन पर्पस होता है अर्न करना प्रॉफिट, और अगर इसके जगह कोऑपरेटिव बैंक पूछा गया होता है तो कोऑपरेटिव बैंक का काम होता है सोसाइटी की हेल्प करना, वेलफेयर ऑफ द पीपल और प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है, लेकिन कॉमर्शियल पूछा है तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इंडिया की सेंट्रल बैंक आपको बतानी है। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन कैसे दिए हैं, एक दिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एंड यूनियन बैंक। कई बार क्या होता है स्टूडेंट जल्दी में कि यार ये तो बहुत इजी है, जल्दी से इस तरह आंसर करते हैं कि वो गलत कर देते हैं। बताइए।
बी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक तो इंडिया की नहीं है, सेंट्रल बैंक तो हर कंट्री की एक है, नाम ही सेंट्रल है, लेकिन वो सेंट्रल बैंक है कौन सी, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की पूछा है तो वो है रिजर्व बैंक। कई लोग स्टूडेंट जल्दी जल्दी में सेंट्रल बैंक पर भी टिक लगाए आएंगे, जो कि गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है रिटेल ट्रेडर्स परचेस गुड। अब जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो किससे परचेस करते हैं, होलसेलर से, फ्रॉम कस्टमर, सेल्फ प्रोडक्शन या फिर फ्रॉम प्रोड्यूसर, बताइए। रिटेल की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए होलसेलर। रिटेल होलसेलर्स खरीदते हैं। देखो ऐसी चेन होती है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से खरीदेगा कौन, होलसेलर, होलसेलर से खरीदेगा रिटेलर, और रिटेलर से कौन खरीदेगा, कस्टमर। अब बीच में एजेंट भी आ सकते हैं, जैसे प्रोड्यूसर से होलसेलर में भी एजेंट आ गया, यहाँ एजेंट आ गया, यहाँ एजेंट आ गया। ये डिपेंड करता है, वैरायटी है इसमें, बहुत सारी फॉर्म्स हैं इनकी चेन की। ये एक सिंपल मैंने आपको ओवरऑल बता दी है। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कस्टमर भी आ जाता है, बीच में एक एजेंट होगा, या फिर नहीं भी हो सकता, या फिर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से रिटेलर भी आ सकता है। डिपेंड करता है किस जगह पर कौन सा प्रोडक्ट की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ए हो, पी से हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू से आर, आर से सी, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ करंट सप्लाई, करेंसी सप्लाई, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए आंसर करिए, ठीक है। देखिए सी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट की बात की जा रही है, तो क्रेडिट ना ज़्यादा हो ना कम हो, ये दोनों ही चीज़ें देखनी है कंट्रोल के अंदर, इसलिए एक्सपेंशन भी देखना है, ज़्यादा ना हो जाए, और कॉन्ट्रैक्शन भी देखना है, जिसको बोलते हैं संकुचन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एन एसेंशियल प्रोडक्ट। 0, 1, more than 1, less than 1। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए 0, क्योंकि देखिए साफ बोला है यहाँ पर इसेंशियल प्रोडक्ट, तो इसेंशियल प्रोडक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका प्राइस कितना भी हो, क्योंकि वो इसेंशियल है, हमें उसको परचेस करनी है। जैसे कि मेडिसिन, अब कितनी भी महंगी हो आपको परचेस करनी होगी। सॉल्ट महंगा है फिर भी आपको परचेस करना है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनके प्राइस कम होने पर आप इनको ज़्यादा भी परचेस नहीं कर सकते। मेडिसिन कोई एक्स्ट्रा परचेस नहीं करके रखेगा, सॉल्ट कोई परचेस करके नहीं रखेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइस कम हो या ज़्यादा हो आप पे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके लिए वो जितनी डिमांड पहले थी उतनी ही आगे बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है विच इकोनॉमिस्ट गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेलफेयर। रॉबिन्स, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, या फिर जेके मेहता। जल्दी बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो कि है अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। नेक्स्ट है लीव ऑफ सर्विस टू लेबर इज वेज, दिस स्टेटमेंट इज, किसका है ये स्टेटमेंट, प्रोफेसर जीट, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर सेलिगमैन, या फिर प्रोफेसर माल्थस। अगेन ये स्टेटमेंट भी दिया है प्रोफेसर मार्शल ने, ठीक है। नेक्स्ट है लेबर इज एन डैश मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसा है, एक्टिव, इनएक्टिव, डायनेमिक, या फिर नन ऑफ दिस। एक्टिव है, क्योंकि देखिए ये चल सकता है, मूव हो सकता है,
ठीक है, सांस लेता है, तो ये एक्टिव है। इनएक्टिव क्या हो जाती हैं? लैंड आपके लिए इनएक्टिव है, मशीन आपके लिए इनएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है वेजेस आर द रिवॉर्ड ऑफ विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। वेजेस किसको दी जाती है? लेबर को, रेंट को, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। आंसर करिए जल्दी। वेजेस प्रोवाइड की जाती है लेबर को, तो ये इसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट? गुड शेयर, फूड्स, गोल्ड। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है शेयर। शेयर और बॉन्ड ये हमारे यहाँ पर बेचे और खरीदे जाते हैं, ठीक है। शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? करेंसी इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज इन करेंसी। बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, जो कि है बोथ ए एंड बी। करेंसी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी के अंदर, या फिर अगर हम चाहें तो अपनी सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करा सकते हैं करेंसी के अंदर। दोनों ही हमें फैसिलिटियाँ दी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। फ्लो ऑफ कैपिटल, अरेंज कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या होता है कैपिटल मार्केट का फंक्शन? देखिए कैपिटल मार्केट में हम फ्लो भी कर सकते हैं, कैपिटल का अरेंज भी कर सकते हैं वहाँ से, क्योंकि कैपिटल क्रिएशन होता है हमारा, और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज भी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए, हाँ, वो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट इज। क्या होती है इम्पोर्टेंस? असिस्टेंस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, डुअल रोल ऑपरेशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए। देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। जो कैपिटल मार्केट है, डुअल रोल क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बताया, करेंसी को हम कर सकते हैं किसमें? सिक्योरिटीज में, और सिक्योरिटीज को करेंसीज में। तो डुअल रोल ऑपरेशन हो गया, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है, और असिस्टेंट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।